जयश्री रॉय हिंदी की एक अप्रतिम और चर्चित कथाकार हैं। उनकी अलहदा लेखन शैली अपने पाठकों और श्रोताओं को बांधे रखने के लिए पूर्णतः सक्षम है। उनकी कहानियों को पढ़ने वाले और पसंद करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी जहां लौट नहीं सकते। मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। पारे की चमकीली बूंदों की तरह सुबह की धूप मुंडेरों पर फैली हुई है। सर्दी की एक खूब उजली धुली सुबह। देखते हुए वो सुख की अनुभूति से भर उठी थी। ये उसकी दुनिया है, उसके अपनों की दुनिया, संबंध और अपनत्व की आत्मीय गंध से भरी। देखकर लगता नहीं बीच में इतने सालों का व्यवधान है। सब कुछ जस का तस धरा है, नई कोरी, जैसे कल की ही बात हो। प्राची कल देर रात यहाँ पहुँची थी। ट्रेन कई घंटे लेट थी। अम्मा इंतज़ार करते बैठी थीं, बाकी सब सो गए थे। किसी तरह कपड़े बदल कर अम्मा के बगल में रजाई ओढ़कर दुबकी तो जाने कब नींद आ गई। थकान से अधिक वो निश्चिंतता थी। अम्मा के पास होने की, अपने घर में होने की, बचपन जैसी निश्चिंतता। सुबह नींद खुली तो अम्मा पास बैठी उसे ही देख रही थी। एकटक उसे जगते देख झेंपी सी बोली थी, लगता है तेरा खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा, ऐसे चेहरा निकल आया है। वो जानती है अम्मा बच्चों को कभी नज़र भर कर नहीं देखती। कहती हैं बच्चों को अपनी माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। वो कुनमुनाई थी। हाँ, वो तुम्हारा दिया कांसे का जंबो गिलास भरकर दूध जो नहीं पीती, चेहरा निकल आया है। अम्मा पूरे 1.5 मन की हूँ, सब मुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। अम्मा ने उसकी बात पर मुंह बनाया था। मोटी, रहने दे, मेरी कब सुनती थी जो अब सुनेगी। फिर दुलार से उसे थपकी दी, थोड़ा और सो ले, थकी होगी। उसका मन किया था अम्मा से लिपट जाए, मगर ऐसा नहीं कर पाई थी। जाने क्यों, जो वक्त गुजर गया है वो अदृश्य बाड़े सा बीच में खड़ा है, कहीं रोक लेता है उछाह से भरे कदम। एक रुलाई पसलियों में आकर अटक जाती है। अम्मा, तुम्हारी टुक्कू इतनी बड़ी क्यों हो गई। अम्मा मुड़कर बिस्तर तहाने लगती हैं। गुस्ल हुआ, उसे पता है अम्मा अपनी आंखें छिपा रही हैं। उन्हें झूठ बोलना आज भी नहीं आता। वो पहली बार उन्हें ठीक से देखती है। पीछे से कितनी छोटी लग रही हैं, उम्र के साथ जैसे अपने आप में सिमटी सिकुड़ती जा रही हैं। दुबले कंधों पर उतरता ढीला ब्लाउज़, नस चढ़ी उंगलियां, झड़े हुए पीपल के सूखे पत्ते सी दिख रही, जर्द और मोटी पतली शिराओं के संजाल से भरी। आंखों के आगे उनकी पुरानी छवि कौंधती है। भरी पूरी देह, मांग भर सिंदूर, माथे पर बड़ी सी टिकुली, जगर मगर रूप। वक्त की खुरपी किस तेजी से चल रही है हर एक चीज़ पर। बाथरूम में मुंह धोते हुए उसने बार बार चेहरे पर पानी छपका था। अम्मा की नज़र इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है कि उसकी गीली आंखें न देख पाएं। वो इस बार कई सालों के बाद मायके आई है। बेटे को पंचगनी बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद कुछ फ्री हुई तो आने का प्रोग्राम बनाया। प्रमोशन के बाद अरुण 1 महीने के लिए लंदन गया हुआ था। भाभी अपनी तरफ से बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं, मगर भैया क्यों? ऐसा व्यवहार पराया होने का एहसास कराता है। ये बात और चुभ रही कि भाभी के इशारे पर भैया उसके लिए सब कुछ बढ़ चढ़ कर रहे हैं। जैसा भी था, ये रिश्ता तो उन दोनों के बीच का था ना। इस घर में जैसे अब कुछ भी उसका निजी नहीं रह गया है, रिश्ता भी। मन बचपन वाले झगड़े, गुस्सा, अबोला के लिए ललक रहा। काश उन्हें लौटाया जा सकता। जिस आंगन की मिट्टी से उसकी देह बनी है, कम से कम उस घर में उसे मेहमान नहीं बनना था। यहाँ तो नाल के साथ उसका मन भी रोपा हुआ है। भीतर कोई नस है जो हर सुख में दुख में इधर ही खींचती है। वो देख रही है अम्मा का साम्राज्य सिमटते सिमटते अब एक कमरे में आ टिका है। बाकी सब कुछ भाभी का। अभी जिस कमरे में अम्मा रहती हैं, पहले वो घर का भंडार हुआ करता था, जिसकी चाबी अम्मा के आंचल से बंधी होती थी। उसे चुराने के चक्कर में कितनी बार पिटी थी, कभी हाथ के पंखे की डंडी से तो कभी सरौते से। उसे याद है दीवार की ऊपरी ताकें अचार के मर्तबानों से भरी रहती थीं। नानी गांव से साल भर के लिए गुड़, घी, अरबा चावल भिजवाती थीं, साथ में हींग की बड़ी, अचार, आलू, चिप्स।
अजब है कि सुखद स्मृतियाँ एक समय के बाद दुख देती हैं। ये दुख होता है उस सुख के खो जाने का जो दोबारा लौट नहीं सकता, बस दिखता और लुभाता है। मरु में जल के भ्रम की तरह हाथ हिला हिलाकर पास बुलाता है। इस एहसास को गहराते हुए कि जीवन में जो बहुत प्रिय, बहुत अपना था वो छूट गया हमेशा के लिए। गोया मिलने और खो जाने का एक निरंतर सिलसिला है जीवन, जिसमें हर खुशी के साथ जुड़ा एक दुख भी चला आता है, एक के साथ दूसरा फ्री की तरह। वो बचे खुचे सामान, असबाबों को छू छू कर देखती है। इन सब में थोड़ा थोड़ा वो है। अम्मा की टुक्कू, भैया की मोटी, पापा की। अनायास पलकों पर कोहरा घना हो जाता है, दृश्य पनीले हो जाते हैं। याद में होना संतरास में होना है। इस चेहरे और आवाज़ों के जंगल में धंस कर अक्सर वो रास्ता भूल जाती है। ससुराल आई बेटी के सामने अम्मा अपनी गरिमा बनाए रखने का भरसक प्रयास कर रही। प्राची देख रही सब होने के बीच के मौन के अभाव को, एक प्रचंड अवज्ञा जो ना होकर भी बना हुआ है। अम्मा का हर चीज़ के लिए भाभी का मुंह देखना, भैया के लिए भाभी की आंखों की मूक हिदायतें, छोटी छोटी बातों में बरजना। कोई कह नहीं रहा मगर अदृश्य तख्तियों पर लिखा हुआ है, ये अब किसका घर है, कौन है यहाँ की मालकिन। प्राची असहज महसूस कर रही है, जाने उसकी किस हरकत को किसी के अधिकारों का अतिक्रमण समझा जाए। अम्मा के खान पान को लेकर उसकी एक दो निर्दोष टिप्पणियों पर भाभी का चेहरा भारी हो उठा था। एकांत में अम्मा ने उसके सर पर तेल डालते हुए कहा था, मैं ठीक हूँ टुक्कू, तू मेरे लिए चिंता मत कर, 2 दिन के लिए आई है, हंसी खुशी जा। उसने समझा था अम्मा का इंगित। मेहमानों को दूसरों के घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बुरा नहीं लगा था उसे। अम्मा के लिए दुख हुआ था। हर कदम पर समझौता उनके अहम को सालता होगा। जानती है समय का ये पड़ाव उनके हाथों से सब कुछ एक एक कर छूटने जाने का है। अब मोह मान अभिमान बस दुख ही देगा। बात बदलकर उसने उनको अपने पास खींच लिया था। लाओ अम्मा, तुम्हारे पके बाल बीन दूँ। वो मुस्कुराई थीं। पके बाल बीनने लगी तो सर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे। उनकी उदास बनावटी मुस्कुराहट में सच और उभर कर आया था। वे समझ नहीं रहीं, ये छिपाने की अनाड़ी कोशिश उनको बस उजागर ही कर रहा है। वो आंख फेर लेना चाहती हैं मगर किधर। वो समझ रही है, उसका यूं घूम घूम कर घर भर में सब देखते फिरना भाभी को शंकित कर रहा है। जाने वो क्या खोज रही है। छोटे को उसके साथ लगा रखा है। वो कैसे बताए जो उनके लिए सामान भर है वो उसके लिए जीवित स्मृतियों का पिटारा है, आवाज़ गंध स्वाद से भरा। इस घर का हर कोना उसकी उम्र का कोई क्षण अपने में समेटे हुए मौन खड़ा है। आंगन के बीचों बीच जो नया कमरा बना है उसी के नीचे कहीं दबा हुआ है उसके सिक्कों का खनखनाता पेड़, जिसे उगाने के लिए उसने भैया के साथ चवन्नी का बीज बोया था और सालों से पानी से सींचा था। वो रसोई से लगे इदारा में झांकती है। दोपहर की धूप में उसके मन्नत के सिक्के अब भी चमक उठते होंगे। परीक्षा में पास होने के लिए पापा से कहीं झूठ न पकड़ी जाने के लिए की गई भोली मन्नतें। खिड़की के पीछे ब्लेड से खुरच कर उसका और बिन्नी का नाम लिखा है। गर्मी की लंबी उबाऊ दोपहरों की खुराफातें। सीढ़ियाँ चढ़कर देखती है। छतों पर रखे अचार के मर्तबान उसे आज भी लुभा रहे हैं। अचार चुराने के लिए एक छज्जे से दूसरे छज्जे वे किस तरह बंदरों की तरह फान जाते थे। फिर आंगन में सूखती इमली, अमावट, शादी की बची पूड़ियाँ, सकालो चाची का दालान हींग की बड़ियों से मह मह कर रहा। गली में तिलकुट, सोन पापड़ी, चीनी का लट्ठा बेचने आए फेरी वालों के आसपास बच्चों की भीड़ है। वो खुद को देख सकती है उन बच्चों के बीच, नाक सुड़कती हुई नंगे पैर दौड़ रही गर्मी की दोपहर में। कभी पलंग लूटने, कभी सर्कस की पर्चियाँ। पीछे से अम्मा की पुकार। ये आवाज़ें आज भी उसका पीछा करती हैं। एकदम स्तब्ध किसी क्षण में अचानक अम्मा की आवाज़ गूंजती है, टुक्कू। या कोई बर्फ़ की गाड़ी ठेलता हुआ गुजरता है। मलाई बर्फ़। इन गलियों में बारिश की कीचड़ है। गर्मी की भर दोपहरी झिमाता सीजता सन्नाटा या सर्दी की ठिठुरती सांझ में और छोर पसरा कोहरा। वो जाने कब तक खड़ी खड़ी देखती रहती है। धुंध में धब्बे की तरह फैली स्ट्रीट लैंप की रोशनी, दिवाली के समय के उड़ते कीट पतंग, सर पर मंडराता मच्छरों का फनल,
गुजर जाना ही बीत जाना नहीं होता। अम्मा खाने के बाद एकांत मिलने पर अपनी संदूक से उसके बचपन की गुड़िया निकाल कर लाई थी। कहा था तू चली गई तो अब ये रहती है संग। काश ये गूंगी बोलती भी तेरी तरह। कहते हुए उनकी हंसी झुर्रियों में उलझ कर काँपने लगी थी। कभी उन्होंने बना कर दी थी ये गुड़िया ब्याह रचाने के लिए। सुनहरे गोटों वाली लाल छीट की साड़ी और काजल की मोटी रेखा बिंदी में देख कर वो रुलाई से भर आई थी। लत्ते की वो रंग उड़ी गुड़ियों फटी फटी आंखों से उसे ऐसे देख रही जैसे पहचानने की कोशिश में हो। उसे घबराहट सी हुई थी। अपने को स्मृतियों से विस्थापित हो जाना सही अर्थों में बेघर हो जाना होता है। यहीं कहीं होने में तो उसकी वास्तविक आश्वस्ति थी, आश्रय था। समय के साथ अनजान बहते और दूर निकलते हुए एक सांत्वना थी कि कहीं एक खूंट है जो उसे मजबूती से बांध रखी है अपनी जगह से। ज़मीन में गहरी है उसकी जड़ें, उखड़ नहीं सकती आसानी से। मगर अब देख कर लग रहा जाने कहाँ कहाँ से बेदखल हो गए हैं। गुड़िया की मुट्ठी में वो अपनी ओढ़नी का कोना ढूंढती है। सालों पहले यहीं छूट गया था, मगर अब उसमें कुछ भी नहीं। नग गिरी अंगूठी की तरह पंजे फैलाए खाली पड़ी है। तूने भी मुझे इस तरह से चले जाने दिया? अनकहे बोल उसकी आंखों में देर तक छलछलाते रहते हैं। आज रूठ जाने का दिन है, मगर मनाने के लिए कोई नहीं। अम्मा अकेली क्या क्या संभाले। औरत हमेशा से अपना एक घर चाहती है। गुड्डे गुड़ियों के दिन से इसके सपने सजाती है, मगर अब समझ आने लगा है उसे औरत का कहीं कोई घर नहीं होता, बस आश्रय होता है, स्थायी या अस्थायी, जहाँ वो दूसरों की मर्जी और खुशी पर रहती है। एक जगह रोपी जाती है, फिर धान के पौधे की तरह उखाड़ कर कहीं और जमाई जाती है। इस बार बार बसने विस्थापित होने में उसे किस यंत्रणा, असुरक्षा और भय से गुजरना पड़ता है, कोई समझ नहीं सकता। खुली हुई जड़ों से खून रिश्ता रहता है। सांझे के चूल्हे की तरह ये हर औरत के हिस्से के गोपन दुख होते हैं, जिसकी आंच पर वो आजन्म सिकती रहती है। उसे याद आता है बचपन में डर के क्षणों में अम्मा का आंचल और लत्ते की गुड़िया रानू उसका संबल हुआ करती थी, और अब आंसुओं के सूखे दागों से भरा उसका तकिया। एक लंबे अरसे से अरुण की पीठ उसके रातों बीच अभेद्य दीवार सी तनी हुई है। इस तरफ वो है, उसकी पलकों पर ढलते अनगिन रातों के पहर हैं। दूसरी तरफ के पथरीले मौन में जाने क्या है। जिसके मकान में वो सालों से रहती है, उसके घर में उसे कभी जगह नहीं मिल सकी। अम्मा ने बताया था पड़ोसी की सबसे छोटी बेटी यानी बिन्नी की भतीजी की शादी तय हुई है। शाम उनके घर की खिड़कियां रोशनी से भरी हैं। रंगीन पर्दे के पीछे से रह रहकर हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कई लोग एक साथ बतिया रहे हैं। रसोई पकवानों की गंध में डूबी हुई है। हर तरफ चहल पहल है। बस घर के कोने वाले कमरे की खिड़की पर अंधेरा छाया है। सालों से वो कमरा बंद है। उस कमरे में बिन्नी ने आत्महत्या की थी, दहेज उत्पीड़न से बचने के लिए। उस पगली को मृत्यु जीवन से बेहतर विकल्प लगी थी। अगर ऐसे नहीं मरती तो भी क्या जी पाती। प्राची उस खिड़की की तरफ देखने से बचती है। उसे पता है अधिकांश खिड़की के एक तरफ आकाश होता है और दूसरी तरफ किसी पंछी की कैद। समय कितनी जल्दी बीतता है। अच्छा समय तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी। आते न जाते जानने का समय भी हो जाता है। 7 दिन कैसे बीते पता भी नहीं चला। सुबह की ट्रेन पकड़नी है और प्राची को अब तक नींद नहीं आ रही। इस बीच मौसेरी बहन मिलने आई। वे मंदिर गए, 2 फिल्में भी देखीं। उसे देखकर हैरानी हुई, इन थोड़े से सालों में शहर कितना बदल गया है। मॉल, मल्टीप्लेक्स और न जाने क्या क्या। भाभी ने नई साड़ी दी है, अरुण और बेटे के लिए भी कपड़े। अम्मा सुबह से जाने क्या क्या बांधने में लगी हैं, साथ देने के लिए। रसोई में उनकी भाभी के साथ खुसुर पुसुर दिन भर चलती रहती है। उससे पूछा भी है कई बार, टुक्कू तुझे साड़ी पसंद आई ना? आर्ट सिल्क की है। इन सब के बीच उसकी अपनी मनस्थिति अजीब हो रही थी। यहाँ और रुकना नहीं चाहती, मगर जाने का भी मन नहीं। एक सराय से दूसरे सराय का सफ़र। मगर जानती है मेहमान हमेशा के लिए कहीं नहीं ठहर सकते, और जहाँ जाना है वहाँ उसके इंतज़ार में कोई नहीं खड़ा। सुबह भैया ने जायदाद के कुछ कागजातों पर दस्तखत करवाए थे।
भाभी सर पर खड़ी थी। अम्मा देख कर भी ना देखने का भान करती उठकर दूसरे कमरे में चली गई थीं। बिना कुछ पूछे उसने दस्तखत कर दिए थे, सही गलत की सोच को परे रखकर। क्या होना है इन बातों से? ये बातें बहस विमर्श के लिए भली। एक तरफ तमाम रिश्तों की दुनिया है, दूसरी तरफ ईंट पत्थर के घर, मिट्टी, असबाब। चुनना उसे अपने अपनों को ही है। महाभारत कभी एक ही हुआ होगा, मगर औरतें तो जीवन के हर दिन कुरुक्षेत्र में उतरती हैं, रिश्ते और शांति की कीमत चुकाती हैं। अम्मा के बक्से में उसे आज अपनी पुरानी डायरी मिली है, तब से वही लेकर बैठी है। इन्हीं आंखों से देखी वो तब की दुनिया कितनी अलहदा थी। महापुरुषों के कोट, कविताएं, चित्रकारी, 7 सिने तारिकाओं की तस्वीरें, एक कवि का ऑटोग्राफ। किस दुनिया की बाशिंदा थी वो? उन अच्छे दिनों की एक तस्वीर भी है उसकी बिन्नी के साथ, 2 चोटी और गले तक ढके दुपट्टे में। बिन्नी कैसी मुस्कुरा रही है। अच्छा है, भविष्य से लोग अनजान रहते हैं, वरना जाने कोई कभी मुस्कुरा भी पाता या नहीं। उसके डायरी बंद करते ही एक सूखा फूल पन्नों से फिसल कर नीचे गिरता है। इस फूल को देखते ही वो पहचान जाती है। ये फूल उसके भीतर कभी सूखा ही नहीं, आज भी वैसा ही लाल और ताज़ा है। ठंड के एक ऐसे ही दिन में शरद ने उसे फूल दिया था, वर्षों पहले। इस मौसम में उनके गार्डन में खूब फूल खिलते थे। एक बार वो फूल तोड़ते हुए पकड़ा गई थी। शरद की दादी ने उसे खूब डांटा था। वो रुआसी होकर घर भाग आई थी। उस दिन उसे अपनी खिड़की पर ये फूल मिला था, शरद ने रखा था। उस दिन शरद को उसकी खिड़की पर फूल रखते हुए किसी ने देख लिया था और उसके घर वालों को बता दिया था। फिर वही हुआ था जो अक्सर ऐसे मामलों में छोटे छोटे शहरों कस्बों में होता है। झगड़ा, धमकी, बात हाथापाई तक आ गई थी। भैया हॉकी स्टिक लेकर दहाड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने सबको शांत किया था। दूसरे दिन उनके कंपाउंड वॉल को फुट भर ऊंचा कर दिया गया था और उसके कमरे की खिड़की पर फली लगाकर 50 कीलें ठोक दी गई थी। सोचते हुए उसे हंसी आई थी। लोग दिलों के बीच दीवार उठाते हैं, खिड़की बंद करते हैं, वैसे और किया भी क्या जा सकता है। ऐसी हरकतें करने वाले लोग निहायत बेचारे किस्म के होते हैं। जर्द फूल के दाग वाले पन्ने पर मोती जैसे अक्षरों में लिखा है, जुर्म उल्फत की हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं। पढ़ते हुए उसकी नज़र धुंधला जाती है। उस आग का क्या हुआ? आज शाम शरद दिखा था, आगे से गंजा होता हुआ, खूब गोल मटोल, अपने 3 बच्चों और उसी की तरह स्वस्थ बीबी के साथ स्कूटर पर लदा फंदा। उसे देखकर एक क्षण के लिए स्कूटर में ब्रेक लगाकर वो आगे बढ़ गया था। इसके बाद देर तक वो गुमसुम बैठी रह गई थी। शरद के स्थूल डीलॉल्स ने उसे उतना निराश नहीं किया था जितनी उसकी निर्लिप्तता ने। उसे देखकर उसकी आंखों में कुछ भी पहचाना सा नहीं कौंधा था। आत्मीयता की ऊष्मा से खाली परिचय का एक क्षणांश स्मित मात्र, बेहद औपचारिक। वो अब यहाँ भी नहीं, हर कहीं से विस्थापित हो गई है। उसे अचानक घबराहट सी होती है। जिस फूल के जिंदा रहने के भ्रम में वो अब तक कहीं से हरियाई थी, वो तो जाने कब का मर चुका था। सुबह हो गई है। अम्मा चाय बना लाई हैं। उसकी लाल आंखें देखकर भी कुछ पूछ नहीं रहीं। वो चुपचाप तैयार होती है। अब उसे चलना होगा, अपने घर, जमीन, आश्रय की सनातन खोज में। भैया भाभी ने उसे नेक की साड़ी दी है, टोकरी में फल मिठाई बंधवा दी है, अम्मा ने सगुन के रुपए थमाए हैं। मिल गया उसे उसका पावना, बेटियों का प्राप्य। वो खुश होने की कोशिश में और उदास होती जाती है। रोने की रस्म में सचमुच रोती है। भाभी अधैर्य होकर कहती हैं, फिर आना लाडो। चलती टैक्सी से वो दरवाजे का सहारा लिए खड़ी अम्मा को देखती है। भैया घड़ी देखते हुए जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। उनके दफ्तर का वक्त हो रहा है। भाभी गोलू को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए खींच कर ले जाती हैं। शरद के बागान में खूब फूल खिले हैं, वही मौसमी फूल। पिन्नी के बंद कमरे की खिड़की का कांच सुबह के पिघलते कुहासे से तर है। प्राची अपनी आंखें फेर कर सामने धुंध में डूबी सड़क देखने की कोशिश करती है। सब कुछ धुंधला अस्पष्ट है। होठों में नमक का स्वाद बना हुआ है। जहाँ लौट नहीं सकते वहाँ से लौट कर जाना भी आसान कहाँ। अभी आपने सुनी जय श्री रॉय की लिखी हुई एक सच्ची सी कहानी, जहाँ लौट नहीं सकते। आशा है आपके दिल को भी छू गई होगी। कल फिर मिलेंगे
आपका समय शुभ हो।